शाम में रिजीम चेंज के बाद तुर्की जिस तरह अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहा है वो देखने लायक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह उर्दगान के अंडर टर्की अपनी सीरिया की पॉलिसी को लेकर चल रहा है। हम देखेंगे कि वो शाम के नए हुक्मरानों के साथ किस तरह इंगेजमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उसमें क्या लेसन्स हैं। हम देखेंगे कि टर्की किस तरह अपनी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है और खित्ते में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टर्की का जो सबसे बड़ा मसला है सीरिया के अंदर जो कर्दिश ग्रुप्स हैं जिनमें एसडीएफ और वाईपीजी शामिल हैं। टर्की ने इन ग्रुप्स को पैगाम पहुंचा दिया है कि नए सीरिया के अंदर इनकी कोई गुंजाइश नहीं। टर्की का कुर्दिश ग्रुप्स के साथ क्या मसला है आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। कुर्दिश ग्रुप्स के यहाँ पर 2 से 3 ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर अपने सर्वाइवल और इन्फ्लुएंस की जंग लड़ रहे हैं। इनमें एसडीएफ है जो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है, उसके बाद वाईपीजी मिलिशिया है और इसके अलावा पीकेके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो कि टर्की के अंदर एक्टिव है। तुर्की नहीं चाहता कि शाम के अंदर ये जो पावरफुल कर्दिश ग्रुप्स हैं ये टर्की की कुर्दिश पॉपुलेशन के साथ इंटीग्रेट हो जाएं और तुर्की के लिए मसाइल पैदा करें। इस हवाले से उर्दगान ने क्लियर पैगाम दे दिया है इन सब को बशमूल अमेरिका बादर कि इन ग्रुप्स को कंट्रोल करें, नहीं तो हमारे ऑफेंसिव बहुत खतरनाक होंगे। और तुर्की इस हवाले से वर्स्ट केस सिनेरियो के तहत तैयारी भी कर रहा है कि कहीं उसको मिलिटरीली एक बड़ा ऑपरेशन ना करना पड़ जाए सीरिया के अंदर इन कुर्दिश ग्रुप्स के खिलाफ। इस हवाले से तुर्की ने हिस्टोरिकली सीरियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया है और अभी रिसेंटली सीरियन नेशनल आर्मी और एसडीएफ जो कि कुर्दिश ग्रुप्स है उनके खिलाफ झड़पें भी हुई हैं और टर्किश बैक ग्रुप्स ने मंबिज का इलाका एसडीएफ से हासिल किया है। सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका बहादुर फौरन मैदान में आया और सुलह सफाई कराने की कोशिश की जो नाकाम रही। उर्दगान ने कुर्दिश ग्रुप्स को क्लियर पैगाम दिया कि हथियार फेंक दें, नहीं तो इन्हीं हथियारों के साथ आपको दफन कर दिया जाएगा। और इसी वजह से एसडीएफ सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिनको अमेरिका सपोर्ट करता रहा है इनका फ्यूचर भी खतरे में पड़ चुका है क्योंकि हयात तहरीर शाम के राइज के बाद इनको नए सीरिया में अपनी जगह बनाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। पहले तो बशारुल असद की हुकूमत थी, एक बहुत बड़ा एरिया एसडीएफ कंट्रोल कर रही थी। अब तुर्की अग्रेसिवली सामने आ रहा है और कह रहा है कि हम इन सब ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे जो एसडीएफ को कुचलने में हमारा साथ देंगे। इसलिए अब उर्दगान की क्या पॉलिसी है कि शाम के जो नए हुक्मरान हैं हयात तहरीर शाम मोहम्मद अल जुलानी इनके साथ रवाबित को तेज किया जाए। और इस हवाले से टर्की वो इकदामात ले रहा है कि आपके होश उड़ जाएंगे सुन के कि किस लेवल की मदद देने को तैयार है तुर्की इन नए हुक्मरानों को। वही हुक्मरान जिनसे अमेरिका और इजराइल भी काफी हद तक खुश हैं, लेकिन तुर्की की यहाँ पर अपनी पॉलिसी है और तुर्की की ये पॉलिसी है कि यहाँ से कुर्दिश मिलिटेंट्स का कंप्लीटली सफाया हो और उसके लिए बेशक जितना मर्जी हथियार देना पड़े नए हुक्मरानों को हम प्रोवाइड करेंगे। और तुर्की की ये बात मुझे बड़ी जबरदस्त यहाँ पर लग रही है कि टर्की ना सिर्फ डिप्लोमेसी कर रहा है बल्कि हार्ड पावर के जरिए भी इनको पैगामात देने की कोशिश कर रहा है। अपने सपोर्टेड ग्रुप्स को भी यहाँ पर इम्बोल्डन कर रहा है कि वो कुर्दिश के खिलाफ एक्शंस लें और इसके साथ ही डिप्लोमेसी कर रहा है, रीजन में जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहा है, चाहे यूएई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। तुर्की यहां पर अपना असर और रसूख चाहता है और इसमें समझने वाली बात यह कि टर्की के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, शाम के तारकीन वतन जो शाम की हालत से खौफजदा होकर तुर्की का रुख करते हैं। और इसी वजह से तुर्की यूरोपीय यूनियन के लीडर से भी मिल रहा है कि रेफ्यूजी की इस सिचुएशन को मैनेज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीरिया में ही कंटेन किया जाए। तुर्की को यह भी डर है कि इन सीरियन रेफ्यूजीज के चक्कर में कुर्दिश मिलिशिया के लोग कहीं टर्की में एंटर ना हो जाएं। तो अब हम देख रहे हैं कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं और अभी रिसेंटली वो मोहम्मद अल जुलानी से भी मिले हैं और उन्होंने भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। उनका कहना है कि सीरिया को रीबिल्ड करने में हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे, आपको असलहा देंगे, आपकी एनर्जी फैसिलिटीज को रिस्टोर करने में मदद देंगे, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस बिछाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे और इसके अलावा एयरपोर्ट्स का भी कंट्रोल हम संभालेंगे। तुर्की के इस रोल को देखते हुए मुझे पाकिस्तान याद आ रहा है 2021 वाला, जब अफगानिस्तान में अमेरिका यहाँ से गया था
तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेगा और अफगानिस्तान को साथ लेकर चलेगा। उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर लाया करता है और अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का मतलब ये है कि आपका रीजन में ओवरऑल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। पाकिस्तान वो चीज़ नहीं समझ सका, लेकिन तुर्की ये चीज़ समझ रहा है कि सीरिया पर अगर इनका असर रसूख हो तो रीजन में आपका ओवरऑल कद बढ़ जाता है। बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद टर्की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर इमर्ज हुआ है सीरिया के अंदर। इसकी वजह से टर्की को यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिसको टर्की समझ रहा है। सोचें 2021 में अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के पास कितना बड़ा मौका था जो हमने ज़ाया किया है। हम भी दहशतगर्दी पर काबू पा सकते थे, हम भी वहाँ पर बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल संभाल सकते थे, तालिबान के साथ मिलकर काम कर सकते थे रीजनल सिक्योरिटी के लिए और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तुर्की सीरिया के इस वोलेटाइल माहौल का फ़ायदा उठा रहा है और अपनी मर्जी के डिसीजंस करवाने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से वो सीरिया के जो नए रूलर्स हैं उन्हें उनसे बड़ी अच्छे तरीके से मिल रहा है। बेशक वो उनकी किताबों में ऑफिशियली अभी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन तुर्की सोच रहा है कि इनका नाम दहशतगर्दी की लिस्ट से हटाया जाए। और तुर्की उन कंट्रीज़ में से है जिसने सबसे पहले दमिश्क में अपनी एम्बेसी को रीओपन किया है। पाकिस्तान भी उन कंट्रीज़ में से था जिनकी एम्बेसी 2021 में इस पूरे क्योस के दौरान भी काम कर रही थी, लेकिन आज के हालात हम देखें अफगानिस्तान से तो अफसोस ही होता है। टर्की यहाँ पर क्या कह रहा है कि ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पर उनसे बातचीत कर रहा है, बल्कि टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी सीरिया के नए हुक्मरानों से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे, हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको मिलिटरीली हेल्प करेंगे, आपने हमारे अगेंस्ट जो दुश्मन है उनको कुचलना है। और इसलिए वेस्टर्न जरीदे इस वक्त लिख रहे हैं कि SDF का फ्यूचर खतरे में है, यानी जो सबसे बड़ा कुर्दिश ग्रुप है जिसको हिस्टोरिकली अमेरिका सपोर्ट करता रहा है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल जमाए हुए थे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि टर्की सीरिया को इनका एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है और इजराइल ने जो इनका 80% मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया है, तुर्की नए सिरे से इनकी आर्मी रीबिल्ड करने में मदद करेगा, इनको असलहा देगा, इनके फौजियों को ट्रेन करेगा और नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा। और डेफिनेटली इनकी कहीं ना कहीं इजराइल से भी बातचीत हुई होगी टर्क्स की कि हम जितना तैयार करेंगे ये नई सीरियन आर्मी को, ये आपके खिलाफ काम नहीं करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में टर्की अमेरिका और इजराइल से भी राब्ते में है। यहाँ पर इजराइल की भी जीत हुई है और तुर्की की भी जीत हुई है। तो ये दोनों मुल्क चाहेंगे कि ये जो इनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सीरिया में, वो इसको विन विन सिचुएशन के तौर पर डील करें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ जाएं। तो अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये इनकी आर्मी को सपोर्ट करेंगे, वो इस हद तक करेंगे कि वो इजराइल के लिए कोई मसला क्रिएट ना कर सके जैसे बशार अल असद की हुकूमत थी, क्योंकि बशार अल असद की हुकूमत को और किसकी सपोर्ट हासिल थी? ईरान की सपोर्ट थी, ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की सपोर्ट थी और साथ ही रशिया की सपोर्ट थी। यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये जो नए रूलर्स हैं इनको टर्की की सपोर्ट हासिल होगी और इस नए सीरिया के अंदर ईरान की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि हम ईरान को समझाते रहे बड़ा अरसा कि आप हारी हुई कुव्वतों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन ईरान को समझ नहीं आई। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि ईरानियंस भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारी इस बात को समझ नहीं सके और हारे हुए घोड़ों पर इन्हिसार करते रहे। तो अब आप देखें, हिजबुल्लाह जो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ईरान की IRGC एक्टिव थी, उनका कोई एसेट इस वक्त सीरिया में मौजूद नहीं है। और मोहम्मद अल जुलानी के भी मुंह से ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के हवाले से कोई अच्छी बातें नहीं निकली थी। तुर्की इस वक्त सीरिया के नए हुक्मरानों को यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहा है कि हम हर मैदान में आपकी मदद करेंगे, चाहे वो मिलिट्री का मैदान हो, चाहे वो डिफेंस का मैदान हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन हो। हम हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन बदले में आपने वो करना है जिसके बारे में हम आपको सजेस्ट करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी डिमांड ये है कि SDF का खात्मा, कुर्दिश ग्रुप्स को कुचलना और बंदे के पुत्र बन के रहना, मतलब किसी के आगे चूं चरा नहीं करनी है आपने। इजराइल के आगे नहीं बोलना, हमारे आगे नहीं बोलना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एंटर नहीं होने देना, ये सारी चीज़ें। तुर्की एक नए गैस पाइपलाइन प्रपोजल पर भी काम कर रहा है जिसके ज़रिए इराक से तेल लिया जाएगा और वो सीरिया और तुर्की तक पहुंचेगा। इसके अलावा सीरिया के पास भी किसी हद तक हाइड्रोकार्बन्स के ज़खायर मौजूद हैं,
तो वहाँ भी तुर्की ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में इनकी मदद करेगा और बदले में सीरिया के अंदर जो तुर्की मुखालिफ ग्रुप्स हैं उनको रोकेगा और तुर्की में जो 3 मिलियन के करीब सीरियन रेफ्यूजीज हैं उनको भी ग्रेजुअली वापस सीरिया में भेजेगा और तुर्की के मुताबिक उनकी जो एक बहुत बड़ी सरदर्द है उससे वो छुटकारा पाएगा। एक नए फ्रेजाइल सीरियन सेटअप के होते हुए तुर्की को यहाँ पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो बड़ी देखने वाली चीज है कि टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उधर डिप्लोमेसी से भी काम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ हार्ड पावर इस्तेमाल करने की धमकी भी दी जा रही है और इसके अलावा पूरी तरह से टर्की की इंटेलिजेंस एक्टिव है कि नए सीरियन रूलर्स को चेक में रखा जाए और इसके साथ ही वो यूएस को भी क्लियर पैगाम दे रहे हैं कि आपके जो दोस्त बैठे हुए हैं सीरिया के अंदर एसडीएफ की शक्ल में, हमने उनका भी कोई लिहाज नहीं करना अपने मफादात में, क्योंकि तुर्की कहता है हमारा बॉर्डर है, हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। टर्की यहाँ पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चल रहा है जिसका सिर्फ मकसद ये है कि टर्की के नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके और इसलिए वो शाम के नए रूलर्स जो बहुत सी दुनिया की नज़र में दहशतगर्द हैं और किसी की नज़र में इजरायली पिट्ठू हैं उनकी भी भरपूर हमायत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। अब देखना यह है कि टर्की का ये मूव किस हद तक कामयाब होता है जो ये इतना ज़्यादा रिलाय कर रहा है इन नए हुक्मरानों पर और इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या टर्की की ये स्ट्रेटजी कामयाब हो पाएगी या आपके ख्याल में ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कम बैक करेंगे? आपके ख्याल में क्या तुर्की की ये प्रोएक्टिव अप्रोच दुरुस्त है और तुर्की को फ़ायदा देगी या लॉन्ग टर्म में ये तुर्की के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।